ऐसा वर्ग भी है जो अंदर बैठा हुआ है, गंभीरता से तुमको खत्म करने की प्लानिंग कर रहा है। आपको कैसे खत्म करना है आदिवासियों को, इस देश से आदिवासी नाम के आदमी को कैसे मिटाना है, इसकी वो लोग प्लानिंग कर रहे हैं। आप लोग, हम लोग यहां बैठे हैं और वो लोग योजना बना रहे हैं। उनके हाथ में इस देश की न्याय व्यवस्था है, उनके हाथ में इस देश की राजनीतिक व्यवस्था है, उनके हाथ में इस देश का प्रशासन है, इस देश की सत्ता भी उन्हीं के हाथ में है और वो लोग आपको खत्म करने का प्लानिंग बना रहे हैं। सवाल ये खड़ा होता है कि हमारे समाज को बचाने के लिए कितने लोग बैठे हैं? कौन सोच रहा है? कितने लोग सोच रहे हैं कि हमारा समाज बचना चाहिए, बचना चाहिए, हमारे आने वाली पीढ़ी बचना चाहिए? इस पर कितने लोग बात कर रहे हैं? हम तमाम लोगों को देखते हैं कि भाई धर्म के पीछे, भगवान के पीछे, पंडित के पीछे, नेता के पीछे, पार्टी के पीछे पागल जैसे जा रहे हैं लोग। मैं छोटी सी बात आपको पूछता हूं, आप जिस माता का पोस्टर यहां पर लगाए हैं, जिनको आप लोगों ने सबसे ज्यादा मानते हैं, हम लोग महामौगी माता को, ये आप लोग क्यों मानते हैं? इसके बारे में ऐसा क्या है इसमें? मैंने जब भी सुबह बताया कि महामौगी माता को लोग अफ्रीका में भी मानते हैं, ऑस्ट्रेलिया में भी मानते हैं, अमेरिका में भी मानते हैं, पाकिस्तान में भी मानते हैं, अफगानिस्तान में भी मानते हैं और भारत में भी मानते हैं। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये पूरा विश्व बात करता है। आप है कौन? आप आदिवासी हो। आप आदिवासी हो इसलिए नहीं कि आप मंदिर में जाते हो करके आदिवासी हो, किसी पंडित के पास जाते हो करके आदिवासी हो, इसलिए नहीं। आप महामौगी माता के वंशज हो, इसकी औलाद हो करके आदिवासी हो। आप लोग सबको सुने होंगे आप, दुनिया का हर आदमी, दुनिया के हर धर्म का आदमी यह बात बोलता है, ऊपर वाला है। हर धर्म का आदमी बोलता है कि ऊपर वाला है, लेकिन आदिवासी बोलता है ऊपर वाली है। जिसको आप लोग ऊपर वाला बोलते हैं, आदिवासी बोलता है ऊपर वाली नहीं हो सकती क्या? जिसको आप लोग पुरुष समझते हो, वो महिला नहीं हो सकती क्या? इस देश में नहीं, इस जमीन पर महिला के गर्भ से ही भगवान पैदा हुआ है, उसी के गर्भ से भगवान पैदा हुआ है और इसलिए आदिवासी संस्कृति में महिला का पहला स्थान है। आप उस संस्कृति के वारिस हो जिसकी तरफ पूरा देश देख रहा है। आज जंगल जिंदा है तो आदिवासियों की वजह से, पर्यावरण जिंदा है तो आदिवासियों की वजह से, जंगली जानवर जिंदा है तो आदिवासियों की वजह से। लेकिन क्या चल रहा है देश में? सरकार बोलती है जंगल बचाओ, सरकार बोलती है जंगली जानवर बचाओ, सरकार बोलती है पर्यावरण बचाओ, लेकिन ये तीनों को जिसने बचाया, सरकार आदिवासी बचाओ नहीं बोलती है। तालियां मत बजाओ, क्योंकि मैं आप लोगों से बात करने के लिए आया हूं। ये जो सम्मेलन है, ऐतिहासिक सम्मेलन है। आमसिया दादा को भी नहीं मालूम कि इस सम्मेलन की दखल कौन ले रहा है। ये सम्मेलन, एक सम्मेलन उधर हो रहा है, हजारों लोग बैठे हैं वहां, लेकिन उसका वैल्यू नहीं है। यहां पे भी हजारों लोग बैठे हैं क्योंकि ये नंदुरबार में है, देश की आंख है ये। यहां से देश का केंद्र है नंदुरबार। यहां से छत्तीसगढ़ का भी आदिवासी मिलता है, गुजरात का भी आदिवासी मिलता है, महाराष्ट्र का भी और मध्य प्रदेश का भी आदिवासी आपसे मिल सकता है। ये बॉर्डर एरिया पर है। ये सरकार कोई बात नहीं कर रहा आपके बारे में। शेर मार देता है आदिवासियों को, शेर मर जाता है तो सजा होती है,
सुअर मर जाता है तो सजा होती है, हिरन मर जाता है तो सजा होती है, सलमान खान को सजा हो की बात हो रही है, लेकिन आदिवासी रोज मरते हैं उसके बारे में बात नहीं होती है। पूरे अकेले भारत में 1 लाख आदिवासी बच्चे भूख से मर गए। 1 लाख आदिवासी बच्चे भूख से मर गए, उनको रोटी नहीं मिली करके मारे गए। कौन से समाज के बच्चे मर रहे हैं बताइए? मुझे यकीन है कि अकेले मध्य प्रदेश में एक रिपोर्ट आई है कि 1.5 लाख आदिवासी लड़कियां गायब है। मध्य प्रदेश में विधानसभा में यह प्रश्न आया हमसे दादा कि 1.5 लाख आदिवासी लड़कियां गायब है। उनके घर के लोग पूछ रहे हैं लोगों से, पुलिस के पास जा रहे हैं कि हमारे बच्चे कहां हैं, हमारी महिलाएं कहां हैं। उनका कोई अता पता नहीं है। हो सकता है उनको मर्डर करके मार दिया गया होगा, रेप किया गया होगा, खत्म कर दिया गया होगा। पुलिस भी नहीं बता रही है, गवर्नमेंट भी नहीं बता रही है कि गए कहां है वो। 1.5 लाख आदिवासी लड़कियां, अकेले महाराष्ट्र में 25,000 लड़कियां गायब है। 25,000 आदिवासी लड़कियां गायब है महाराष्ट्र से, उनकी लाशें नहीं मिली है। आदिवासी समाज का कोई सामाजिक संगठन इस पे बात नहीं करता है। इस देश में 13 साल की लड़की जिसको पीरियड भी नहीं आते हैं, जिसके हाथ में किताब होनी चाहिए, वो बच्ची के हाथ में बंदूक है। उसको नक्सलवादी बोल रहे हैं लोग। उससे कोई जाके पूछता नहीं है कि तूने बंदूक क्यों पकड़ी है। किसी समाज की लड़की ने बंदूक नहीं पकड़ी, लेकिन आदिवासी बच्चे आज बंदूक पकड़ रहे हैं। 13-13 साल की लड़कियों के हाथ में बंदूक है, उनको नक्सलवादी बोल के मारा जा रहा है। अगर वो नक्सलवादी नहीं भी है तो वो लड़कियों का रेप करते हैं, उनको नक्सलवादी के कपड़े पहनाते हैं और उसको मार देते हैं। कोई बात नहीं कर रहा है आदिवासी समाज में इस मुद्दे पर। पूरे जंगल जला रहे हैं, पूरे जंगल काट रहे हैं, तुम्हारी जमीनें छीन रहे हैं, इस पर भी कोई बात नहीं कर रहा है। सब डर रहे हैं गवर्नमेंट से। कुछ लोग जो सरकार में है, वो पार्टी में है, वो पूछ नहीं सकते कि हमारे भाइयों का क्या हुआ, हमारी जमीनों का क्या हुआ, हमारे लोगों का क्या हुआ। पूछने की भी हिम्मत हमारे बीच में नहीं है। साथियों, अगर हम ये काम नहीं कर पाए तो हम अपनी मां बहनों की इज्जत को कैसे बचाएंगे? कैसे बचाएंगे? किस तरीके से बचाएंगे? अरे यहां तो एक साथ आदिवासी रहते हैं, 80% आदिवासी रहते हैं अकेले नंदुरबार में। अगर आदिवासियों ने तय कर लिया तो एक ही दिन में गवर्नमेंट को खत्म कर सकते हैं। यहां पर इतनी ताकत है आप लोगों के बीच। लेकिन सवाल यह है, क्या हमारा समाज एक जगह है? नहीं है। हम लोग एक सामाजिक संगठन को लेकर चलते हैं? नहीं चलते हैं। आप इस बात की सच्चाई को समझो। मैं यहां पे पढ़े मेरे भाई लोग, युवा लड़के हैं, लड़कियां हैं, मैं उनसे सवाल पूछना चाहता हूं, आपका भविष्य क्या है? इन लोगों ने तो सरकारी पद खत्म कर दिए, अनुशेष खत्म कर दिए, अब बोगस आदिवासियों को तुम्हारे बीच में डाल रहे हैं। कोई बोल रहा है माना को लेंगे, कोई बोल रहा है धनगर को लेंगे। आपके पूरे आरक्षण पर दाग लगा दिया गया है, बंदी लगा दी गई है। अब कोई आरक्षण आपको मिलने वाला नहीं है। झूठ बोल रहे हैं। अगर कोई नेता बोल रहा होगा कि आदिवासियों को आरक्षण मिलेगा, तो मैं बोल रहा हूं वो बेवकूफ बना रहा है। जहां 2 लाख 2.5 लाख बच्चे ग्रेजुएट है और बेरोजगार है, उनके लिए 5 पोस्ट निकलती है। 5 अगर 5 पोस्ट निकलती है तो 1 लाख बच्चे एप्लीकेशन कर रहे हैं। वो 1 लाख का पैसा जमा करती है गवर्नमेंट, और आधा पैसा खा जाते हैं और आधा पैसे में तुम्हारे को नौकरी दे रहे हैं 5 लोगों को। बाकी के जो 95 है, 99,095 लोग बचे हैं, उनके बारे में बात नहीं होती है। समाज ऐसे नहीं चलता है। अब तुम्हारी नौकरियां बंद हो गई है, अब तुमको मजदूरी का भी काम नहीं मिलेगा, अब तुम्हारी जमीनें छीनने के फिराक में ये लोग
तुम्हारे हिस्से में क्या आएगा थोड़ा सोचिए। तुम जिंदा कैसे रहोगे, तुम कैसे आगे का भविष्य संभाल पाओगे, इस पर कोई बात नहीं कर रहा है। मेरे को बहुत अच्छा लगा, हमसे दादा कम से कम लोगों ने मुझे बताया था, अरे हमसे दादा ज्यादा पढ़े लिखे आदमी नहीं है। अबे पढ़े लिखे को देख रहा है क्या? सामाजिक आदमी है, इससे बड़ी कोई पढ़े लिखे वाली बात हो नहीं सकती। इससे बड़ा कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, इससे बड़ी कोई शिक्षा नहीं है। कि आदमी कितना पढ़ा लिखा है ये बड़ी चीज नहीं है, वो कितना सामाजिक है और कितना समझदार है ये बड़ी चीज है। हमारे समाज में कलेक्टर बन गए हैं, हमारे समाज में कमिश्नर बन गए हैं, आमदार बन गए, मिनिस्टर बन गए हैं। किसके भरोसे? तो समाज के आरक्षण के भरोसे। वो आदमी जो तुम्हारा आरक्षण नहीं ले रहा है और तुम्हारे समाज का नहीं है, ऐसे आदमी को तुम लोग बोगस आदिवासी बोलते हो। जो तुम्हारे समाज का नहीं है और तुम्हारा आरक्षण ले रहा है, ऐसे आदमी को तुम बोगस आदिवासी बोलते हो। लेकिन समाज में ऐसे लोग भी हैं जो तुम्हारे ही आरक्षण के भरोसे कलेक्टर बने हैं, तुम्हारे ही आरक्षण के भरोसे डॉक्टर बने हैं, तुम्हारे आरक्षण के भरोसे इंजीनियर बने हैं, तुम्हारे ही आरक्षण के भरोसे वो आमदार बने हैं, मिनिस्टर बने हैं, और तुम्हारे ही समाज के बारे में नहीं सोचते हैं। ऐसे लोगों को गद्दार आदिवासी बोलते हैं। जब तक के समाज से गद्दार आदिवासियों की समस्या का हल नहीं होगा, बोगस आदिवासी समाज बोगस आदिवासियों को हल नहीं निकाल सकते। अरे हम लोग इतनी बड़ी संख्या में रहने के बाद भी क्या हमारा नियंत्रण है? नंदुरबार में ट्रक ड्राइवर अगर आंदोलन करते हैं तो उसमें आदिवासी नहीं होता, क्योंकि आदिवासियों के पास तो ट्रक भी नहीं है। आदिवासी तो मजदूर है, अगर वो आंदोलन भी कर ले तो सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता है, हंसते हैं। अभी देखो 26 जनवरी आएगा, 26 जनवरी के दिन आदिवासियों को नचाया जाएगा। वहां पे परेड रहेगी, राष्ट्रपति रहेगा, प्रधानमंत्री रहेगा, और नाचेंगे कौन? तो आदिवासी, और बताएंगे कि ये आदिवासी लोग हैं। देखिए, मैं एक छोटी सी केस बताता हूं आपको। अपने कुछ आदिवासी नेता, मैं उनका नाम लेना मैं नहीं चाहता, लेकिन बोलना मेरे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि मैं नेता वेता को कोई डरता नहीं। डरते गांडू लोग हैं, मर्द नहीं डरता है। जिसको समाज से प्यार है वो किसी से नहीं डर सकता है, क्योंकि आदिवासी जो है वो शेर का दूसरा रूप है। हमारे खून में भी वही असर है जो शेर के खून में है। भागने वाली कौम नहीं है, ये लड़ने वाली कौम है। ये लोग एक बिजनेस चला रहे हैं कि आदिवासी द्वारा बनाए गए बंबू के प्रोडक्ट, आदिवासी द्वारा बनाए गए चित्र, आदिवासी द्वारा बनाए गए कपड़े, और इतना ही नहीं, आदिवासी महिलाओं की नंगे पोस्टर ये लोग फॉरेन में बेच रहे हैं। उसमें अपने लोग भी शामिल है, और बताते कैसे है कि आदिवासियों की संस्कृति है। अब तेरी बहन को नंगा दिखा रहा है तू, और बोलता है ये संस्कृति है। उसकी मजबूरी है, उसके पास पहनने को कपड़े नहीं है। अरे गढ़चिरौली की हालत ऐसी है कि एक ही कपड़ा रहता है, एक साड़ी की 2 साड़ी करते हैं हमारे माँ बहनें, और एक ही साड़ी के 2 साड़ी करके हमारे लोग पहन रहे हैं। कुछ घर तो ऐसे भी है कि बेटी बाहर निकलती है तो माँ घर में नंगी रहती है, और माँ बाहर निकलती है तो बेटी घर में नंगी रहती है। ऐसी अवस्था में अपना समाज है। हम लोगों ने कभी नहीं सोचा कि अपने समाज की हालत क्या है। हमको दूसरों की बहुत चिंता है। ये गढ़चिरौली, बस्तर, आप लोग सोशल मीडिया में देख रहे होंगे। बस्तर में देखो, जंगल काट रहे हैं, पूरे मीडिया में दिखा रहे, कोई नेता कुछ नहीं बोल पा रहा है, और सरकार किसी को सुन नहीं पा रही है। ये क्या करते हैं? देखो साथियों, ये ऐसे क्षेत्र है जहां पर बुखार की गोली नहीं मिलती है, जिसको पैरासिटामोल गोली बोलते हैं। जिस क्षेत्र में बुखार की गोली नहीं मिलती है, वहां बंदूक की गोली मिल रही है। हमारे लोगों को, आधे से ज्यादा आदिवासियों को बंदूक की गोलियों से मारा जा रहा है।
देश में जितनी सेना है, जितने अर्धसैनिक बल है, जिसको पैरामिलिट्री फोर्स बोलते हैं, वो पूरे के पूरे 70% सेना आदिवासी क्षेत्रों में लगाई गई है और 30% सेना इन्होंने पाकिस्तान के, चाइना के बॉर्डर पर रखे हैं। जो सेना देश के बॉर्डर पे होना था वो आदिवासी क्षेत्रों में लगाई गई है। कारण क्या है साथियों? एक ही कारण है, इनकी नीयत तुम्हारी जमीन पर है। आदिवासियों की जमीन पर जंगल है, आदिवासियों की जमीन पर पर्यावरण है, पानी है, वहीं पे खनिज है, लोहा है, सोना है। ये आपकी जमीन को लूटना चाहते हैं। इनको पाकिस्तान से जमीन नहीं मिलेगी, इनको चाइना से जमीन नहीं मिलेगी, जमीन मिलेगी इनको आदिवासी क्षेत्रों से। एक ऐसा माहौल बना दिया गया है देश में कि मानो देश ही संघर्ष कर रहा है आदिवासियों के खिलाफ में। ये हालात है, आप इससे बच नहीं सकते, आप इससे भाग नहीं सकते, आप इसको समझना ही पड़ेगा। आपको इसको समझे बगैर आप अपने बाल बच्चों को बचा नहीं सकते। साथियों, जिस समाज में आप रहते हो उस समाज के महापुरुषों की क्या हाल है? ये डरते हैं, अपने महापुरुषों का पोस्टर लगाने से भी डर रहे हैं। अपने नेता बिरसा मुंडा का पोस्टर नहीं लगाते हैं। ये लोग क्या हो गया? ये दीदी का एक बच्चा गुम हो गया, क्या नाम है उसका? 3 साल का है, क्या नाम है? अच्छा, आप खड़े हो जाओ भाई। एक बच्चा है 3 साल का जो इस प्रोग्राम में घूम गया है। जिस किसी भाई को बच्चा दिखे वो बच्चे को जरूर आप लोग यहां तक पहुंचाइए। ये उनकी माता जी है, आप इधर आइए, इधर आइए। आप यहां से आवाज लगाइए, आपका बच्चा इधर उधर होगा तो शायद आपकी आवाज सुन ले। दादू, जम के बोलो दादू। दादू का कौन है? तो फिर लेना। उस बच्चे का नाम दादू है, वो है क्या सामने? थोड़ा जोरदार तालियां बजाओ। ये मां बच्चे के लिए तालियां बजाओ। आपके गांव के है? अरे वाह, वो दादू बोले तो हाथ दिखा रहा था। वो ग्राम पंचायत सदस्य है। वाह वाह वाह। साथियों, ये भाई को देखकर मुझे याद आया एक बात। अभी एक सोशल मीडिया में एक वो न्यूज आई थी, एक ट्रक भर के आदिवासी बच्चों की लाशें थी उसमें, और पता चला कि वो बच्चों की किडनियां गायब कर दी गई। वो बच्चों की किडनियां निकाल दी गई। वो कौन से राज्य की है ये मालूम नहीं है मेरे, लेकिन वो बच्चों की किडनियां निकाल दी गई और उसका इंटरनेशनल लेवल पे धंधा हो रहा है। दादा आप लोग बैठ जाइए, आप लोग बैठ जाइए, थोड़ा 5 मिनट बैठ जाइए। मैं आपका और 5 मिनट लूंगा बस। तो ये मैं इसलिए बता रहा हूं आपको कि यही नंदुरबार में कुपोषण की भी केसेस आई है, जहां पे खाना नहीं मिलता। ऐसे बॉर्डर एरिया के लोग हैं अपने, और जो बॉर्डर एरिया में खाना नहीं मिलता वहीं सबसे ज्यादा ये लोग रक्तदान शिविर लगाते हैं। रक्तदान शिविर यानी ब्लड बैंक, ब्लड डोनेशन कैंप। ये रक्तदान शिविर उस क्षेत्र में लगा रहे हैं जिस क्षेत्र में खाने को नहीं है। और पता चलता है जब हम लोग वहां जाते हैं तो पता चलता है आदिवासी क्यों रक्त दे रहे हैं, तो वो 800 रुपए में अपना खून बेच रहे हैं। 800 रुपए में, सिर्फ 800 रुपए में अपना खून बेचते हैं महीने में, क्योंकि उनके पास काम नहीं है। वो 800 रुपए लेकर वो राशन लाते हैं अपने बाल बच्चों का।
यानी उसको इस देश में खाना भी होना तो खून देना पड़ रहा है। डॉक्टर क्या बोलता है कि अगर आप खाना खाओगे तो खून बनेगा, लेकिन भारत की सरकार आदिवासियों को बोलती है खाना होना तो खून देना पड़ेगा। किसी को किडनी होना तो आदिवासियों की ले लो, किसी को खून होना तो आदिवासियों का ले लो, किसी को आरक्षण होना तो आदिवासियों का ले लो, किसी को लड़कियां होना तो आदिवासियों की ले लो, किसी को जमीन होना तो आदिवासियों का ले लो। ये आदिवासियों को पर्याय मानव बनाया गया है। आपको जिंदा इसलिए रख रहे हैं क्योंकि दूसरे को जिंदा रखना है। इसको सब्स्टिट्यूट ह्यूमन बोलते हैं, इसको पर्याय मानव बोलते हैं। ऐसी अवस्था कौन से समाज की है? ये जिस समाज के आप नागरिक हो उस समाज की हालात है, ये सच्चाई है। आपकी एक न्यूज नहीं छपती है। संजय दत्त के पैर में दुख आया तो पेपर में आता है, मोदी जी ने कपड़े बदल लिए तो पेपर में आता है, लेकिन आदिवासी महिला काम करते करते 3 मंजिल की बिल्डिंग से गिर गई और मर गई, पेपर में नहीं आता। आदिवासी महिला को जिंदा जला दिया गया, रेप किया गया, पेपर में नहीं आता है, लेकिन मोदी जी की जैकेट बदल गई तो पेपर में आता है। पूरे पेपर में आता है, यहां तक कि मोदी जी की मन की बात भी पेपर में आती है। साथियों, इस देश में ना आपके पास मीडिया है, ना आपके पास न्याय व्यवस्था है, ना आपके पास पॉलिटिकल पावर है, ना ही आपके पास में संगठन है। आप जिंदा कैसे रहोगे? जो घटना मणिपुर में हुई वो घटना नंदुरबार में भी हो सकती है, ये मैं बोलना चाह रहा हूं। यही बोलने के लिए मैं आया हूं। जिस प्रकार मणिपुर में हमारी मां बहनों को नंगा घुमाए और बंदूकों की नोक पर रख के उनको मारा गया, किसी ने प्रतिक्रिया नहीं दिया। यहां तक के देश के प्रधानमंत्री ने भी बात करने से इनकार कर दिया विषय पर। वो राम मंदिर के लिए जा रहे हैं, वो भगवान राम के लिए अगरबत्ती लगा रहे हैं, लेकिन आदिवासी मर रहा है उस पर बात नहीं करते हैं। अरे प्रधानमंत्री की छोड़ो यार, अब तो तुम्हारी राष्ट्रपति आदिवासी है, वही महिला रहती है, वही साइन करती है फॉरेस्ट एक्ट पर, जिसमें लिखा गया है कि आदिवासियों के ग्राम सभा के अधिकार खत्म, आदिवासियों के 5वीं अनुसूची के अधिकार खत्म, आदिवासियों के पैसा के अधिकार खत्म, आदिवासियों की जमीनों को लीज पे देने का प्रावधान मोदी गवर्नमेंट ने करी। अफसोस इस बात का है किसी नेता ने पार्लियामेंट में नहीं बोला, इसका विरोध भी नहीं किया। ये दुख है हमारा, हम किसी पार्टी के भरोसे नहीं हो सकते। अगर हमारा आदमी ईमानदार है तो ये बड़ी बात है, लेकिन कोई नहीं चाहता इस देश में कि आदिवासी जिंदा रहे। आप लोगों के लिए, मेरे लिए यह प्रश्न खड़ा हो गया है कि हमारे पास क्या है। अगर ऐसा कुछ आदिवासियों के साथ होता है तो हम लोग बचेंगे कैसे, इस पर बात होनी चाहिए। आपकी जमीन ले ली गई, जबरन नंदुरबार में घुस जाएंगे अगर लोग। अब तो पता चला है नंदुरबार की 70% जमीन में से 22% जमीन गैर आदिवासियों ने ले ली है। आदिवासी की जमीन भी गैर आदिवासी लोग ले रहे हैं। बड़े बड़े बिल्डिंग मटेरियल वाले लोग, बड़े बड़े व्यापारी लोग गुजरात से आकर यहां जमीन ले रहे हैं। अब आदिवासियों की जमीनें नहीं रहेगी नंदुरबार में। मैं बोल रहा हूं, मुझे मालूम है मैं क्या बोल रहा हूं, मैं खुलेआम बोल रहा हूं कि अब आपकी जमीनें नहीं, आपके लिए कब्रिस्तान भी नहीं रहेगा नंदुरबार में। हमसे दादा एक बात मैं आपको बोलना चाहता हूं, आप कलेजे वाले आदमी हैं, आप डरते नहीं है, इसलिए मैं आया हूं। मैं तो डरपोक आदमी के लिए मैं कभी भी नहीं जाता घर के बाहर। मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूं, जितनी बड़ी ये जमीन है ये पूरा नंदुरबार आदिवासियों का है। कम से कम 25 एकड़ जमीन आदिवासियों की सामाजिक भूमि के नाम से आरक्षित होना चाहिए, ऐसा प्रावधान करो आप। ये समाज आपको बार बार याद करेगा। काम ऐसा करो कि आप नहीं भी रहे तो समाज ने याद करना चाहिए, क्योंकि आपको जमा होने के लिए जगह नहीं है, जिला आपका है, 5वीं अनुसूची का क्षेत्र है। आदिवासी कहां जमा होंगे ये सोचना पड़ता है आदिवासियों को। तुम्हारे समाज को एक जगह बैठने की भी जगह नहीं है, और वो दिन दूर नहीं कि तुमको जीने के लिए भी जगह नहीं मिलेगी और मरने के लिए भी जगह नहीं मिलेगी।
इसीलिए मैंने जब एक बात आपको बताया, ये जिन लोगों की आप लोगों ने यहां फोटो लगाए हैं, ये मामूली लोग नहीं है। मैं बार बार बता रहा हूं, आपके पास में जो जमीन है वो टंटा भील की वजह से है, बाबूराव शेरमाते की वजह से है, राघोजी भांगरे की वजह से है, भीमा नायक की वजह से है, ख्वाजा नायक की वजह से है, बिरसा मुंडा की वजह से है। इस देश में पहले आपके नाम पे कोई रिकॉर्ड नहीं थे, आदिवासियों को मारा जाता था, क्रिमिनल ट्राइब थे तुम, चाहे भील हो, पावरा हो, बिलाला हो, बारेला हो, गावित हो, महादेव खोड़ी हो, वारली हो, ठाकर हो, कोई भी आदिवासी हो, उसको खुलेआम मारा जाता था पहले, और उसके ऊपर एफआईआर भी नहीं होती थी, क्योंकि तुम क्रिमिनल ट्राइब थे, तुमको गुनहगार जमात बोलते थे। हमारी मां बहनों को भी कैसे भी ये लोग हैंडल करते थे। मैंने सुबह बताया कि भैया हमारी मां बहनों को अपना छाती ढांकने का यानी ब्लाउज पहनने की भी परमिशन नहीं थी। छाती ढांकने पर ये लोग टैक्स लेते थे आदिवासियों से। ये सच्चाई है। वो लड़ाई तुम्हारे लिए टंटा भील ने लड़ा है। इसलिए ये लोग जिन्होंने, जिनकी वजह से तुमको जमीन मिली, जिनकी वजह से तुमको इज्जत मिली, जिनकी वजह से तुम इस देश में पहचाने जाते हो, वो तुम्हारे ओरिजिनल भगवान है, वो तुम्हारे सही भगवान है। ये बाहरी भगवान मत बताओ। मैं आपसे पूछता हूं, कौन से भगवान ने जमीन दी आपको? पहले आरक्षण नहीं था, पहले संविधान नहीं था, जिंदा रहने का एकमेव साधन था जमीन। और वो जमीन देने वाले महापुरुषों का ये नाम है, जिनके आप लोगों ने यहां फोटो लगाए हैं। भगवान टंटा भील, जिसको आप लोगों ने, अपने लोगों ने डकैत बोले, कोई चोर बोल रहा था साला, अपने पढ़े लिखे लोग। अरे टंटा भील नहीं होता तो तुमको आज नौकरियां नहीं मिलती, तुमको स्कूलों में जाने की परमिशन नहीं मिलती, शहर में रहने की परमिशन नहीं मिलती। साथियों, ये जो हालात है ये मामूली नहीं है। आप आदिवासी हो, कोई मामूली आदमी नहीं हो, इस देश के नागरिक नहीं, मालिक हो, लेकिन तुमको मालिक मानने से इनकार कर रही है सरकार, इनकार कर रही है। मेरे भाइयों, मैं पूरे डंके की चोट पे भारत में बोलता हूं कि भगवान पैदा नहीं हुए थे तब से आदिवासी पैदा हुए थे इस देश में, तब से आदिवासी रहता है। वो भगवान से पहले रहने वाला आदमी का नाम है आदिवासी, भगवान तो बाद में पैदा हुआ। आप जिस संस्कृति को मानते हो, ये माया मोगी माता की जो बात कर रहे हो, ये कोई अभी की बात नहीं है, ये 7000 साल पुरानी इनकी अवशेष मिले मोहनजोदड़ो हड़प्पा में। आप ही लोग नहीं मानते इसको, हमारे पूर्वज 7000 साल से मानते हैं इसको। ये मामूली बात नहीं है। अरे धर्म तो 3000 साल पैदा हुआ, आदिवासी की संस्कृति तो 10,000 साल पहले से है। आप उस संस्कृति के वारिस हो। मैं दो बातें आपके सामने बताता हूं और अपनी बात को रखता हूं, क्योंकि मुझे दिल्ली जाना था, लेकिन मेरी इच्छा थी कि मैं हमसे दादा के द्वारा बनाए गए इस युवा सम्मेलन में खुली बातचीत करके जाऊं, नहीं तो मेरे को अच्छा नहीं लगता। मैं चाहता हूं मेरे को युवा सुने, मैं चाहता हूं मेरे को कर्मचारी सुने, अधिकारी सुने, नेता सुने, हमारी महिलाएं सुने, हमारे युवा सुने, हमारे जाबाज लड़के सुने। ये गांडुओं की बस की बात नहीं है। ये भील है, ये पावरा है, ये फलाना है, ये दूसरा आदिवासी है, ये गोंड है, ये कुछ और है। ये जो भाषा करने वाले लोग हैं, ये सामाजिक लोग नहीं है। इनको सामाजिक लोग नहीं बोलते हैं। समाज का मतलब एक है, एक। आपका डीएनए एक है, आपकी संस्कृति एक है, आपके अधिकार एक है, तो समाज भी एक होना चाहिए। लेकिन कुछ लोगों से आप लोग सतर्क रहो। कुछ गांडू लोग हैं अपने समाज में, कुछ हिजड़े लोग हैं जो समाज को जात के नाम पर तोड़ना चाहते हैं। जिसको समाज यानी जात और जात यानी समाज लगता है, ऐसे आदमी को भगवान टंटा भील ने गांडू बोला है।
जो अपने भाई को नहीं पहचान सकता है वो दुश्मन को कैसे पहचानेगा, और जो दुश्मन को नहीं पहचान सकता है वो लड़ नहीं सकता है, और जो लड़ नहीं सकता है ऐसे आदमी को ही नामर्द बोलते हैं। हम उस संस्कृति के लोग हैं, हमको टुकड़े टुकड़े में बांटने का षड्यंत्र चालू है इस देश में। आप लोग सतर्क हो जाओ, ये जातिवाद, व्यक्तिवाद, पार्टीवाद, क्षेत्रवाद से अलग हो जाओ, समाज और समाजवाद के लिए काम करो। आप जो भी हो समाज की वजह से हो। अगर समाज नहीं होता तो बदन पे कपड़े नहीं होते, तुमको कोई पूछता भी नहीं। थोड़ी देर के लिए अपने आप को आदिवासी मत मानो, तुम्हारी हालत जानवरों जैसी हो जाएगी। इस देश में शेर के लिए कानून है, जानवरों के लिए कानून है, लेकिन आदिवासियों के लिए कानून नहीं बनाया जा रहा है। यह सच्चाई है। आप पर तो कोई बात भी नहीं करता है। 2011 में हमसे ज्यादा ये बात मैं इसलिए बता रहा हूं कि बहुत लोग हैं, हम बस आदिवासियों के खिलाफ लड़ रहे हैं, हमने ये लड़ाई लड़ी है, ये चिल्लर बात नहीं करते हम। ये मिशन समाज का मिशन है। राजा का बेटा राजा नहीं और नेता का बेटा नेता नहीं, समाज का गरीब आदमी भी समाज का नेतृत्व करना चाहिए, वो मिशन है ये। साथियों, मैं ये बता रहा था कि इस देश में 2010-2011 में नंदाबाई भील नाम की एक महिला थी, जो आपके नजदीक, यहां से कौन सा एरिया है, ढानू और उधर अहमदनगर, वो क्षेत्र की महिला थी। उसको नंगा घुमाया गया, उसके बाल काटे गए, उसका सरेआम रेप किया गया, उसकी इज्जत पे हाथ डाला गया और किसी ने उस पर एफआईआर भी नहीं दर्ज की। वो केस उल्टा वो महिला के ऊपर केस लगा दी गई और वो महिला को उसके आदत ठीक नहीं करके पुलिस स्टेशन में बंद कर दिया गया था। हमसे दादा आप तब एमएलए नहीं थे, यहां का एक एमएलए भी था, मैंने 5 एमएलए को रूम में बंद करके रखा था दिन भर, और मैंने उनको एक ही बात बोला था, अगर ये केस सुप्रीम कोर्ट में नहीं गई तो तुम्हारी बॉडी घर में जाएंगी। साइन लिया और वो केस सुप्रीम कोर्ट में गई और नंदाबाई भील की केस में जजमेंट आया सुप्रीम कोर्ट का कि आदिवासी देश के पहले नागरिक है, आदिवासी देश के मूल मालिक है, वो इस देश के प्रथम नागरिक है, वो मूल निवासी है। ये जजमेंट आया 2011 में। अब 2021 की बात करता हूं मैं। 2021 में यह जजमेंट आया कि भगवान राम यहां पैदा हुए, तो इस देश के सब लोगों ने मान लिए कि राम यहां पैदा हुए और उसका मंदिर बना रहे, अभी उसका उद्घाटन भी है। भगवान राम का विरोध नहीं है, विरोध इस बात का है कि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट 21 में पास हुआ और सब लोग उस पर काम कर रहे हैं। 2011 में आदिवासियों के संबंध में जजमेंट हुआ और भारत सरकार बोल रही है कि भारत में आदिवासी नहीं रहते हैं। सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि आदिवासी देश का मूल मालिक है और सरकार बोलती है संयुक्त राष्ट्र संघ में कि भारत में आदिवासी नहीं रहते हैं। साथियों, यह स्टेटमेंट समझो, भारत में आदिवासी नहीं रहते हैं, उसका दूसरा मतलब यह होता है कि आदिवासी भारत के नागरिक नहीं है। आपकी नागरिकता को भी ये लोग खत्म करना चाहते हैं इस देश। अरे आप तो मालिक हो, आप इस देश के जल जमीन जंगल के मालिक हो, आप कैसे भूल गए? एक ही जजमेंट, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आता है 2011 में आदिवासियों के लिए और 2021 में भगवान राम के लिए। ये लोग राम मंदिर बना लेते हैं एक ही साल में, लेकिन आज 13 साल हो गए हैं, 14 साल, लेकिन ये बोलने के लिए तैयार नहीं है कि आदिवासी भारत में रहते हैं। ये खुलेआम बोल रहे हैं कि भारत में आदिवासी नहीं रहते हैं। ये विडंबना है। अरे एक मुस्लिम भाई को कुछ हो जाता है भारत में
तो विश्व के बाकी मुस्लिम देश चिल्लाते हैं, उसके लिए बात करते हैं। एक क्रिश्चियन भाई को कुछ हो जाता है तो विश्व के बाकी देश उस क्रिश्चियन भाई के लिए बात करते हैं। लेकिन यहां तो खुलेआम आदिवासियों को गाली मारते हैं, गोली मारते हैं, उनके अधिकार खत्म कर रहे हैं। कोई देश के दूसरे, अरे देश की बात तो छोड़ो यार, अपने आदिवासी लोग बात नहीं कर रहे हैं। गुजरात के आदमी को कुछ होता है तो मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र का आदमी कुछ नहीं बोलता है, उसको दर्द नहीं होता है। इतनी गंदी बात हो गई कि पावरा को कुछ हुआ तो भील को दर्द नहीं होता है, भील को कुछ हुआ तो गोंड और पावरा को दर्द नहीं होता है। ये हालात है समाज के। ये समाज को टुकड़े टुकड़े में बांटने की राजनीति से आप लोग बच जाओ। आदमी देखो, उसको सोच देखो, उसकी समझ देखो, तब जाके समझेगा आपको समाज क्या है। आज के दौर में, आज की परिस्थिति में अपना बच्चा, ये लड़के बेचारे जाते हैं, उनके हाथ में भगवे डंडे फैला देते हैं। उसको मालूम भी नहीं उसके समाज का कौन सा झंडा है। कोई भगवा देता है, कोई पीला देता है, कोई नीला देता है, कोई हरा देता है। जो झंडा आदिवासी के हाथ में दे दिए बेचारा वो पकड़ लेता है। उसको खुद को नहीं मालूम कि उसका वजूद क्या है। दुर्गा माता मालूम है उसको, फलानी कोई नई मॉडल माता आएंगी वो मालूम है, लेकिन महामोही माता नहीं मालूम। उस बच्चों को यह भी नहीं मालूम कि उनकी संस्कृति क्या है, बिल्लाट देव क्या है ये मालूम नहीं। उसको अपनी संस्कृति बागदेव क्या है ये मालूम नहीं। उसको लगता है जो चल रहा है देश में ये सब बराबर चल रहा है, ये सही सही चल रहा है। साथियों, बहुत अच्छे तरीके से हमको खत्म करने की प्लानिंग कर रहे हैं। जितने अच्छे तरीके से आपको खत्म कर रहे हैं वो इसी तरीके से आपकी जमीन खत्म कर रहे हैं। मैंने एक जन को पूछा था, महाराष्ट्र का सबसे बड़ा आदमी IAS अफसर था, वो आदिवासियों को बोल रहा था, अरे क्या जंगल में रहते हो, डेवलपमेंट करो ना है तो शहर में आओ, ये जमीन ममीन छोड़ो। मैंने बोला साहब शहर में आके क्या करेगा वो, उसकी जमीन की कीमत आपने 5 लाख रुपए लगा दी है। शहर में तो 5 लाख में प्लॉट भी नहीं आता है, एक अच्छा संडास भी नहीं बना सकता है वो शहर में। अपने नेताओं के बारे में बात कर रहा हूं, हमसे ज्यादा बुरा नहीं मानना। समाज को खाने को नहीं है, लोग भूखे रह रहे हैं, लेकिन हमारे नेता संडास बनाने की बात कर रहे हैं, घर घर शौचालय। अबे खाएगा तो जाएगा ना, पहले खाने का तो बंदोबस्त कर। ये सच्चाई है। हमारे लोगों में, हमारे लोगों का मजाक उड़ाया जाता है। हमारी जब मां बहनें सड़क से जाती है तो बोलते हैं बे आदिवासी समाज की लड़की है, कुछ भी कर ले इसका समाज तो गांडू है, इसके लोगों में दर्द नहीं है, इनके पास कोई संगठन नहीं है। कोई भी आता है हमको ये सेना वो सेना फलाना ये वाला सेना ये फलाना ये है, ये क्या है भाई? आदिवासियों का क्षेत्र है। विश्व में 32% आदिवासी है, 22% क्रिश्चियन है पूरे विश्व में, 18% मुसलमान है, 9% बौद्ध है और बाकी अलग अलग धर्म के हैं। लेकिन एक ऐसे भी लोग हैं जो धर्म नहीं लिखते हैं अपना, वो केवल अपनी संस्कृति लिखते हैं, वो है आदिवासी। चाहे भारत का आदिवासी हो, अफ्रीका का हो, ऑस्ट्रेलिया का हो, किसी भी देश का आदिवासी हो, विश्व में 32% आदिवासी है जो अपना धर्म नहीं लिखते हैं, केवल संस्कृति लिखते हैं। अगर विश्व के 32% आदिवासी एक हो जाते हैं तो विश्व में सबसे बड़ी ताकत किसकी रहेगी? तो ये RSS फारएसएस का संगठन आपके सामने कुछ रहेगा क्या? देश आपका है, आप मालिक हो, ये आपको राष्ट्रभक्ति का पाठ पढ़ा रहे हैं। अबे हम तो उस कौम के लोग हैं जिस कौम के 70% लोगों ने लड़ाई लड़ी है, 70% लड़ाई आदिवासियों ने लड़ी है। जिन्होंने उंगली भी नहीं कटाए उनके नाम स्वतंत्र सेनानी की लिस्ट में है। हमारी तो पूरी कौम की कौम तबाह हो गई है। कितने लोग हैं? चलो देश में कोई भी समाज को ले लो, आप बताइए कितने लोगों को फांसी दी गई? हमारे यहां तो अनगिनत लोगों को गोलियां मारी गई, फांसी दी गई। जो सजा संभाजी महाराज को दी गई थी
वही सजा राघोजी भांगरे को दी गई। उसको 2 बार फांसी दी गई। मरने के बाद में उसके अवशेष नहीं रहना चाहिए करके एसिड में उसकी बॉडी को डाल दिया गया। उसके हाथ काटे गए। बिरसा मुंडा को पॉइजन दिया गया। पॉइजन देने के बाद नहीं मर रहा था तो उसके चमड़ी निकाली गई रात भर। आपको एक चींटी काटती है तो कितना दर्द होता है। रात भर उसकी चमड़ी निकाल रहे थे और उसको बोल रहे थे कि बोल, तू आदिवासी नहीं है, तू लिख के दे दे, तेरे फांसी की सजा माफ हो जाएगी। देश में ऐसे कई लोगों को ये लोग महापुरुष मानते हैं, वीर बोलते हैं, जिन्होंने माफी मांगे हैं, लेकिन अपने कौम के आदिवासियों ने कभी किसी से माफी नहीं मांगी। मर गया बिरसा मुंडा, लेकिन एक ही शब्द बोलते बोलते मरा, मैं आदिवासी था, आदिवासी हूं और आदिवासी ही रहूंगा। मैं अपने खून का कतरा कतरा मेरी आने वाली कौम पे कुर्बान है। मैं अपने कौम पे जितने बार जन्म लूंगा उतने बार मरूंगा। ऐसा बोलने वाला कौन है? ये लोगों ने आपके लिए फांसी लगा ली। थोड़ा आपके बच्चे को बोलो मेरी बदली की फांसी ले ले बेटा, मेरे को 5 साल की जेल हो गई है, तू भर चले जा मेरे बदली जेल में। जाता है क्या? अरे ये लोगों ने तो आपके लिए जान दे दी, आपके लिए फांसी के तख्ते पे चढ़ गए। जीसस क्राइस्ट सूली पे चढ़ा तो भगवान कहलाया, ये लोग तो फांसी के तख्ते पे चढ़ गए तुम्हारे लिए, तो भी आप इनको मानने के लिए तैयार नहीं है। आपके घर में आमिर खान की फोटो है, गरीब खान की फोटो है, अबे लेकिन जो तुम्हारे ओरिजिनल भगवान है उनकी फोटो नहीं है। जिनके वजह से आपके पास जमीन है, जिनके वजह से आपके पेट में रोटी है, जिनके वजह से आपके बदन पे कपड़े हैं, जिनके वजह से आपके बच्चे के हाथ में किताब है, उनकी फोटो क्यों नहीं है आपके पास? मैंने सुबह बताया कि एक मुस्लिम आदमी अपने बच्चे को 4 साल की उम्र से उसको मदरसा में लेके जाता है, उसके हाथ में वो देता है, कुरान शरीफ देता है और बोलता है बेटा ये तेरे जीने मरने का रास्ता है, इसको लेके चल। उनके मस्जिदें चलती है, उनके जमात चलते हैं, उनके समाज के लिए जीने मरने वाले लोग हैं, उनकी एक व्यवस्था है, इसलिए देश में वो टिके हैं। एक क्रिश्चियन आदमी अपने बच्चे को बोलता है बेटा ये बाइबल है, इसको लेके चल। उनके गिरजाघर है, उनके कॉलेज है, उनके स्कूल है, उनके हॉस्पिटल है। 16 साल की लड़की भी नन बन जाती है और समाज के लिए काम करती है। ब्राह्मण भाइयों को ले लेते हैं, वो 4 साल के बच्चे को आरएसएस की शाखा में ले जाते हैं। उनका जज भी रहेगा तो चट्टी पहन के आरएसएस की शाखा में जाता है। आज उस पूरे देश पे नहीं विश्व में राज करने की बात कर रहे हैं। पूरे भारत के लोगों पर उनका राज है। वहां तो पंडितों में रहते वो, उनके मंदिरें चलते हैं। मंदिर का पंडित यहां पे काम कर रहा है लेकिन उसका बच्चा अमेरिका में पढ़ रहा है। मैंने सुबह बताया था हनुमान जी का गणपति का मंदिर देखो, वहां पे हनुमान जी कम दुबला दिखता है पंडित से, पंडित लाल दिखता है हनुमान जी से ज्यादा, वो गोरा दिखता है, क्योंकि जो आलू पेड़े मक्खन दूध घी चढ़ाते हैं वो हनुमान जी खाता है क्या? यानी भगवान भी इनके सामने फीका है। और अपने समाज के पढ़े लिखे लोग पंडित जी के पास जाते, मंदिर में जाते, 1000 रुपए का नोट 2000 का डालते हैं, उसके बाद में पंडित जी के पैर पड़ते हैं, उसको 500 देते हैं। और कोई आदिवासी आदमी उसके घर में जाता है, बोलता है दादा यहाँ पे अपना प्रोग्राम चल रहा है, चंदा दे, तो 101 रुपए देता है, और वो भी एहसान जता के देता है। जो महाराज उसका एक ही मंत्र बोल के उसका शारीरिक मानसिक शोषण करता है, वो उसके पैर पड़ता है। और अपने समाज का कोई आदमी जाता है, बैठ जाइए, बिठा दो उनको, बिठा दो, जोरदार तालियां बजाओ ये बच्चों के लिए, अच्छे आभूषण से आए हैं। अब कोई सीटी मत बजाना क्योंकि ये तुम्हारी बहन है, तुम पिक्चर देखने नहीं आए हैं, अपने समाज में आए, अपनी संस्कृति के बीच में आए हैं। बैठ जाइए दादा। अभी बाजा बज रहा है, इतना बड़ा बाजा है, मान लो आदिवासियों ने इतना बड़ा बम बनाएंगे तो क्या होगा? तो बाजे से काम नहीं चलेगा, काम थोड़ा बड़ा होगा।
ये 2 मिनट बैठ जाइए भाई। बौद्ध भाई, एक समय दलित भाइयों को अपने घर का लोग पानी नहीं देते थे, एक समय उनको छूते नहीं थे लोग, उनके पीछे सामने हंडा और पीछे झाड़ू रहता था। वो लोगों ने बाबा साहब को अपनाया, बौद्ध धर्म लिए, आज उनके बौद्ध विहार चलते हैं, उनके समाज में भिक्षु रहते हैं बेचारे, वो मिशन चलाते हैं, उनके कॉलेज चलते हैं। नागपुर की दीक्षा भूमि से पूरे देश के बौद्ध भाइयों का आदेश निकलता है और पूरे लोग मान लेते हैं। मैं आपसे पूछता हूं, आपके बच्चे ने आपको बोला कि पिताजी माताजी मेरे को ऐसी किताब दो जिसमें मेरा अस्तित्व दिखे, मेरे दोस्त कौन है, भाई कौन है, दुश्मन कौन है, ये मैं समझ सकूं, जो मेरे को जीने मरने का रास्ता दे। ऐसी किताब अगर आपके बच्चे ने मांगा, कौन सी किताब दोगे तुम? क्या है तुम्हारे पास? कौन सी व्यवस्था है इस समाज को जिंदा रखने के लिए? है कोई बता सकता है? कौन आएगा तुमको बचाने के लिए? पंडित जी आएंगे, रामदेव बाबा आएगा, रामदेव बाबा आएगा। इस देश में रामदेव बाबा को ये लोग राष्ट्रीय संत बोलते हैं, जो आदिवासियों से 1 रुपए किलो का आंवला लेता है और उसको मार्केट में 200 रुपए किलो से बेचता है, उसका जूस बना के। वो राष्ट्रीय संत है। अरे रामदेव बाबा को बोलो ना, रे बाबा आदिवासी महिला के जैसा 6 फीट का गड्ढा खोद के बता दे। वो रामदेव बाबा नहीं रहेगा, फिर बोलेगा कामदेव बाबा। ये सच्चाई है। आदिवासियों को कोई ज्ञान ध्यान और वो क्या बोलते तुम, पेट अंदर बाहर क्या बोलते उसको, योग वो, ये जरूरी नहीं है। आदिवासी वो तो मेहनत करने वाला आदमी है। जिसका पेट बड़ा हो गया, खा खा के ये हो गए, उनको जरूरी है ये। आदिवासियों को कोई जरूरी नहीं है। आदिवासियों को कोई नहीं सिखा सकता कि ये ईमानदार है या नहीं है। झूठ मत बोलो, ये तो करता ही नहीं आदिवासी। उसके खून में ईमानदारी है। 6 फीट का भी आदमी रहेगा तो किसी को लूटेगा नहीं, ईमानदारी से मेहनत करेगा और रोटी कमाएगा। ये कोई शंकराचार्य ने आके आदिवासियों को नहीं बताया है, कोई आबा ने, कोई बाबा ने, कोई अंडे ने, कोई पंडे ने नहीं बताया है। ये हमारे खून में है। वैज्ञानिक बोलते हैं कि जमीन पर सबसे ईमानदार आदमी का नाम है आदिवासी। ये जमीन का भगवान है। मेरे भाइयों, सुबह की एक बात याद आई। मैं दिल्ली में था, कॉन्फ्रेंस चल रही थी, आदिवासियों के बारे में चर्चा चल रही थी। लोग अलग अलग टाइप की बातें कर रहे थे। उसमें एक चर्चा निकली कि आदिवासी महुए के झाड़ की पूजा क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं क्योंकि महुए की दारू पीते हैं। और लोग हंस रहे थे वहां सब। मेरे को बहुत गुस्सा आ गया, मेरे अंदर का टंटे भी जग गया। मेरे को ऐसा लगा यार मेरी कौम को हंस रहे हैं लोग। तब मैंने बिरसा मुंडा द्वारा बताए गए सिद्धांत की वहां बात की कि जब इस देश में गेहूं नहीं होता था, जब इस देश में ज्वार नहीं होती थी, मक्का नहीं होता था, तब आदिवासी लोग महुए की रोटियां बनाते थे और वो महुए की रोटी को खाते थे, उसके ऊपर जीते थे। मैंने बोला उनको कि आदिवासी महुए के झाड़ को अपना भगवान इसलिए मानता है क्योंकि इसके वजह से उसका पालन और पोषण हुआ है। हमने अपना भगवान नहीं बदले। आदिवासी 20,000 साल से आज भी महुए के झाड़ को अपना देव मानता है, अपने भगवान को वहां रखने की कोशिश करता है, उसका आदर करता है। ये आदिवासी संस्कृति की विशेषता है। रामदेव बाबा के पास कोई गया तो भैया अभी वो कौन सी बीमारी निकली थी, कोरोना। लड़की का नाम नहीं है कोरोना, बीमारी है। तो कोविड के समय ये लोग दवा बेच रहे थे, इनकी दवा 2-2 हजार की दवा। लेकिन कोविड के समय में एक जगह गया, एक पेशेंट को लेके गया, ज्यादा दूर नहीं गया, नागपुर से सिवनी गया और सिवनी के बॉर्डर में, पेच के बॉर्डर में आदिवासियों के घर पे गया।
मेरे को किसी ने बताया कि बहुत अच्छी दवा देता है भैया, इससे आदमी बच जाता है। मैं जैसे उनके पास गया और बोला दादा ये बहुत बीमार हो गया है बच्चा, इसको दवाई दे दो। उसने दवाई लिया और उस बच्चे को बैठाया, प्यार से उसका देखा, सब चेक किया और उसको वो दवा खिला दिया और बैठने बोला। आधे घंटे के बाद में बच्चे को खांसी हुई और वो अच्छा महसूस करने लग गया। उसको सांस लेने में तकलीफ हो रही थी, वो शुरू हो गई, अच्छी सांस लेने लग गया। फिर मैंने जेब से 1000 रुपए निकाला और उसको देने के लिए गया तो उस आदिवासी ने क्या बोला मालूम है? उसने बोला बेटा मैं तेरे से 1000 रुपए लूंगा तो ये दवाई उसको असर नहीं करेगी। मैं अपना हुनर बेचना नहीं हूं, मैं अपने हुनर को एक अलग चीज समझता हूं, ये सेवा के बात को समझता हूं। आदिवासियों ने कभी कोई बिजनेस नहीं किए, कभी कुछ नहीं किए। ये आदिवासियों को पढ़ाने आए हैं। गौ हमारी माता है, गाय हमारी माता है। देखो कितना खतरनाक है। अपने बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग लड्डू, पेड़े, पूरी, भजे ये सब लेते हैं और वो गाय माता के पास जाते हैं और उसको खिलाते हैं। अबे इतना काम अपने आदमी, भूखे आदमी को खिला देना। फिर बाद में उससे पूछो तो क्या है, दादा ये आरएसएस में काम करते हैं, ये गौ माता को मानते हैं। मैंने बोला बहुत अच्छी बात है। थोड़ा मेरे से बात करा, फोन लगाया मैंने और उनको पूछा। बिरसा मुंडा ने बोला था कि गाय हमारी मां है तो भैंस बड़ी मां है, क्योंकि वो गाय से ज्यादा दूध देती है और उसका भी दूध आप पीते हो। क्योंकि गाय गोरी है करके मां है और भैंस काली है करके कोई मां नहीं बोलता उसको। अबे मां तो मां है, चाहे गोरी हो या काली हो। आज भी आदिवासी क्षेत्रों में जाइए, इधर झारखंड के उधर, आज भी भैंस को अपनी मां का दर्जा देता है आदिवासी। मैंने उनसे एक सवाल पूछा, अगर आप गाय को अपनी मां मानते हो तो मेरे को ऐसा एक आदमी बता दीजिए जमीन पर जो अपनी मां के दूध का बिजनेस करता हो। कैसा लगा ये शब्द? अपनी मां के दूध का बिजनेस करोगे आप? गाय मरा तो 1 लाख, आदिवासी बच्चा आश्रम में मरा तो 30,000। आपके बच्चे की जान की कीमत गाय से भी कम है। वो छोड़ो, ईद का बकरा भी 1 लाख रुपए में बिकता है, लेकिन तुम्हारे बच्चों की जान की कीमत ये सरकार ने 30,000 रुपए लगाई है। अगर आपकी जान की कीमत सरकार के नजर में गाय के भी जान की कीमत से कम है, इस देश में गाय का सम्मान होता है लेकिन आदिवासी महिलाओं का सम्मान नहीं होता। साथियों, मैं ये सब चीजें आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इस बात को आपको रात याद रखना है कि आपके साथ क्या हो रहा है। मेरा पहला सवाल यह था कि ऐसे भी लोग हैं इस देश में जो आदिवासियों को खत्म करने के लिए घंटों की मीटिंग करते हैं, 5-5 दिन लगातार बैठते हैं कि आदिवासी संस्कृति को, आदिवासियों की जमीन को और आदिवासियों को कैसे खत्म कर दिया जाए। और हमारे समाज में ऐसे भी लोग नहीं है जो 5 घंटे बैठ जाए कि आदिवासियों को कैसे बचाए, अपने आने वाली कौम को कैसे बचाए। याद रखो, ये हमारी अंतिम पीढ़ी द्वारा अंतिम पीढ़ी को बचाने के लिए लड़ी जाने वाली अंतिम लड़ाई है। अगर ये लड़ाई हार गए तुम तो तुमको कोई नहीं पूछेगा। पहले आदिवासियों को मूल निवासी बोलते थे, फिर आदिवासी, अब वनवासी बोल रहे हैं, 5 साल बाद स्वर्गवासी बोलेंगे। ये आपको समाप्त करने का षड्यंत्र है। वनवासी बोलते हैं आपको। अबे शेर भी रहता है जंगल में, सुअर भी रहता है और आदिवासी भी रहता है। यह मानववाचक शब्द नहीं है, यह प्राणीवाचक शब्द है। आपको आदमी समझने के लिए तैयार नहीं है इस देश के लोग। वो लड़ाई आपको लड़ना है, अपनी पहचान की लड़ाई, अपने अधिकारों की लड़ाई, अपने समाज को जिंदा रखने की लड़ाई। जो कौम किसी समय इस देश के राजा होते थे, जो कौम उस वक्त हमारे राज्य होते थे, आज वो बीपीएल कार्ड की लड़ाई लड़ रहा है, गरीबी रेखा के नीचे कार्ड की लड़ाई लड़ रहा है, राशन की दुकान पे खड़ा है वो। किसी शायर ने बोला था, अब मैं राशन की कतारों में नजर आता हूं, अब मैं
राशन की कतारों में नजर आता हूं, अपने जमीन से हटने की सजा पाता हूं। आप अपनी जमीन से हट गए, आपके हालात कुत्ते से भी निपत्तर हो जाएंगे। मेरे लिए, आप लोगों के लिए यह जरूरी हो गया है कि हम बचेंगे कैसे, इस पे सब बात की जाए। ये समाज बचेगा कैसे, इस पे बात की जाए। समाज यानी क्या, समाज का महत्व क्या है आपके जीवन में, सामाजिक जीवन क्या होता है। अगर समाज नहीं रहा तो आपका क्या होगा, इस बारे में आप सोचना शुरू कर दो। साथियों, पूरे देश में आदिवासियों के सबसे बदतर हालत है। जेल में सबसे ज्यादा कौन, तो आदिवासी। सबसे ज्यादा गरीब कौन, तो आदिवासी। सबसे ज्यादा मजदूर कौन, तो आदिवासी। सबसे ज्यादा बलात्कार किस पे होता है, तो आदिवासियों पे। सबसे ज्यादा दुखी कौन, तो आदिवासी। सबसे ज्यादा विस्थापन किसका, तो आदिवासी। इस देश की जो बुनियाद रखी गई है वो आदिवासियों की लाशों पर है, उनके खून पर है, उनकी जमीनों पर है। मेरे भाइयों, मैं आज के दिन आप लोगों से विनती करता हूं, हाथ जोड़ के विनती करता हूं, अगर जिंदा रहना चाहते हो तो तुमको सामाजिक रूप से काम करना पड़ेगा, समाज के लिए काम करना पड़ेगा, समाज के लिए जीना पड़ेगा और समाज के लिए मरना पड़ेगा। याद रखिए, जिस बच्चे की मां बेवकूफ, जिस बच्चे की मां जागरूक नहीं है, वो बच्चा मरने वाला है, उसका भविष्य नहीं है। बिरसा मुंडा ने बोला था। हमारी महिलाएं शिवरात्रि का उपवास करती है, कोई दूसरा कोई वट सावित्री का उपवास करती है, लाखों लोग एक ही दिन में उपवास करते हैं। अगर आप बिरसा मुंडा का आंदोलन चलाना चाहते हैं, टंट्या भील का आंदोलन चलाना चाहते हैं, तो उपवास करो, लेकिन अपने बाल बच्चों के लिए कलेक्टर ऑफिस के सामने करो। वहां उपवास करो तो तुम्हारे बाल बच्चों के हक में कुछ आएगा। ऐसा उपवास करोगे तो कुछ नहीं मिलेगा। मेरे भाइयों, सबसे ज्यादा दुखी होने के बावजूद हमारे लोग छोटी छोटी बातों में बहक जाते हैं, आपस में लड़ते हैं, संगठन बना लेते हैं, इसका उससे नहीं पटता, उसका उससे नहीं पटता, फलाने का फलाने से नहीं पटता। ये सब चीजें नहीं चलती है समाज में। आपका दुश्मन भी है तो समाज में आपका वो भाई है। समाज के लिए आपको निष्पक्ष होकर सोचना पड़ेगा, समाज के लिए आपको निष्पक्ष होकर जीना पड़ेगा। अगर आप लोग इस व्यवस्था को नहीं अपनाए, सामाजिक व्यवस्था को नहीं अपनाए, सामाजिक विचारों को नहीं अपनाए, सामाजिक जीवन को नहीं अपनाए, सामाजिक संघर्ष को नहीं अपनाए, तो आपका अस्तित्व इस देश में नहीं रहेगा। अभी अंडमान निकोबार की बात कर रहे हैं। अंडमान निकोबार में क्या होता है, पढ़े लिखे बच्चे हैं, जहां पर देश की आदिवासियों की पहली जनरेशन रहती है। अब केवल 100 लोग बचे हैं। इस देश के ओंगा आदिवासी केवल 100 लोग बचे हैं। ये लोग घूमने जाते हैं और आदिवासियों को देखने जाते हैं वहां पर। तो आपको मालूम है, वो बेचारे नंगे बदन रहते हैं, उनको नाचने लगाते हैं और ब्रेड के टुकड़े फेंकते हैं। कैसे? वो बेचारे आदिवासियों को बोलते हैं डांस डांस, वो बेचारे नाचते हैं और उनको ब्रेड के टुकड़े फेंके जाते हैं। ये हालत हमारे जानवरों से भी निपत्तर आदिवासियों के हो गए हैं। आप लोग आज के दिन ये जो युवा सम्मेलन हो रहा है, ये युवा यानी ये नहीं होता है कि वो जवान है या बूढ़ा है। युवा का मतलब होता है आपका ब्रेन एक्टिव होना चाहिए। लड़का बहुत जवान है और सोच नहीं सकता है तो वो मर्द भी नहीं है। एक दारू पीने वाला आदमी और एक मरे हुए आदमी में कोई फर्क नहीं है, दोनों कुछ नहीं कर सकते। नशे में आदमी जो रहता है वो भी कुछ नहीं कर पाता है, मरा हुआ आदमी भी कुछ नहीं कर पाता है। आप लोगों के लिए, महिलाओं के लिए मैं आपको बताना चाहता हूं, अपने बाल बच्चों को जिंदा रखना चाहते हो तो सड़क पे आना पड़ेगा। ये घर में पल्लो लेके आपको रहना है, इज्जत से रहना है, लेकिन समय आए तो लड़ना भी है सड़क पर। उसकी तैयारी करो अगर आप अपने बाल बच्चों को जिंदा देखना चाहते हो तो। भैया मैं नहीं जाऊंगी, मैं वहां नहीं जाती हूं, वो कलेक्टर है। ऐसा वातावरण पैदा करो कि कलेक्टर की वाट लग जाए। आदिवासी सुनने के बाद में 2 मिनट उसका दिमाग काम करना बंद कर देना चाहिए।
ऐसी ताकत रखो, क्योंकि आदिवासी महिलाएं इस देश की संस्कृति के निर्माता है। सुबह मैंने बताया था, विश्व के जितने धर्म है पुरुषों ने बनाए। इस्लाम मोहम्मद पैगंबर ने, क्रिश्चियनिज्म जीसस क्राइस्ट ने, हिंदू धर्म ब्रह्मा ने, मनु ने, किसने बनाया? लेकिन पुरुष। लेकिन आदिवासी संस्कृति की निर्माता कौन है? महिला। वो पहली महिला है जिसने यहां पर चावल कैसे उगता है, ज्वार कैसे उगेगी, ये बताने वाली महिला का नाम है आदिवासी महिला। वही सच्ची भारत माता है, उसी को भारत माता बोलना चाहिए। आप महिला हो, आदिवासी संस्कृति में अपने मां का स्थान भगवान से भी बड़ा है। आदिवासी संस्कृति की महिलाओं ने बिरसा मुंडा के साथ में लड़ाई लड़ी है, टंट्या भील के साथ में लड़ाई लड़ी है, अभी अभी पुलिस में भर्ती कर रहे हैं, अभी अभी मिलिट्री में भर्ती कर रहे हैं महिलाओं को। बिरसा मुंडा के समय तो पहले ही आर्मी में थी, तीर धनुष चलाती थी महिलाएं, तीर धनुष, और लड़ाई लड़े उन लोगों ने। बिरसा मुंडा के बारे में एक बात आपके दिमाग में डाल के जाना चाहता हूं। इस देश में दो महापुरुष हैं जिनको देश का सबसे महापुरुष और फेमस महापुरुष माना जाता है, सम्मानीय महापुरुष माना जाता है। एक है राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और एक है बाबा साहब अम्बेडकर, संविधान निर्माता। साथियों, ये दोनों महापुरुषों ने बिरसा मुंडा से प्रेरणा ली। कांग्रेस का पहला अधिवेशन था झारखंड में, वहां पे गांधी जी गए, वहां पे लोगों से पूछा, ये जो नाम दिख रहा है, बोले धरती आबा, क्रांति सूर्य, महामानव, भगवान बिरसा मुंडा, ये कितने लोगों के नाम है? तो गांधी जी को आदिवासी बताते हैं एक ही आदमी का नाम है। गांधी जी ने पूछा ये कितने साल जिया? तो सिर्फ 24 साल। ये क्या चाहते थे? तो गांधी जी को आदिवासी ने बताया, हमारे गांव में हमारा राज। गोंडी में बोलते मावा नाटे मावा राज, मराठी में बोलते आमचा गावात आमचा राज। गांधी जी ने बोला ऐसी आंदोलन की देश को जरूरत है। गांधी जी ने, उस वक्त गांधी जी वकील थे, उनको बोलते थे एडवोकेट मोहनदास करमचंद गांधी। वो वकील का कोट निकाले, लंगोटी पहन लिए बिरसा मुंडा के जैसा, और भारत छोड़ो आंदोलन चलाए। साथियों, गांधी जी को देश का राष्ट्रपिता बोलते हैं। अगर गांधी जी इस देश के राष्ट्रपिता है तो बिरसा मुंडा तो आजा होना चाहिए देश का। लेकिन क्योंकि वो आदिवासी है, उस पर कोई बात नहीं करना चाहता है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जिन्होंने संविधान बनाया, वो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को नागपुर से नजदीक भंडारा से इलेक्शन हरवा दिए थे लोगों ने। वो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर पहली बार पश्चिम बंगाल से जीते। उनको जिताने वाले लोग बिरसा मुंडा को मानने वाले लोग थे। जिस आखिरी आदमी ने बाबा साहब को वोट दिया था उसका नाम भी बिरसा था, और वो बाबा साहब पश्चिम बंगाल से जीते, संविधान सभा का अध्यक्ष बने और उनको भारत का संविधान बनाने का मौका मिला। अगर बिरसा मुंडा का आंदोलन नहीं होता तो बाबा साहब को संविधान बनाने का मौका नहीं मिलता। बाबा साहब संविधान नहीं बनाते तो तुमको आरक्षण नहीं मिलता, नौकरी नहीं मिलती, पढ़ने नहीं मिलता, तुम्हारे क्या हाल होते। तो यह है बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा ने एक दलित आदमी को, टाईकोट वाले को देश का संविधान बनाने का मौका दिया, और एक बिरसा मुंडा ने टाईकोट उतार दिया, उसको लंगोटी पिनाया और देश का राष्ट्रपिता बना दिया। ये आंदोलन है बिरसा मुंडा का, ये प्रेरणा है। आप उसकी औलाद हो, आप टंट्या भील की औलाद हो। विश्व में किसी क्रांतिकारी ने इतने दिन हथियारबंद लड़ाई नहीं लड़ा जितनी टंट्या भील ने लड़ी है। भारत में किसी ने नहीं लड़ा। उसको टंट्या भील को लोगों ने रॉबिन हुड बोले, और अपने आदिवासी बोलते अरे वो तो डकैत था। अबे साले वो पागल थे क्या अंग्रेज? उन्होंने उसको लिविंग गॉड बोला, जिंदा भगवान बोला, रॉबिन हुड बोला। आदिवासियों को लॉयन हार्टेड बोले उन लोगों ने। जो दुश्मन भी उसकी तारीफ करे उसको मर्द बोलते, उसको सही सच्चा सेनानी बोलते हैं। ये टंट्या भील की आप लोग औलाद है, आप लोग उस वंशज है उसके। आप लोग अपने आप को कम मत समझो। आप इस देश के मालिक हो, अपने आप को मालिक समझो।
नागरिक मत समझो, अपनी जमीनों की रक्षा करो, अपने समाज की रक्षा करो। आज के बाद कोई जातिवाद, व्यक्तिवाद, पार्टीवाद ये सब छोड़ो, केवल समाज और समाजवाद के लिए काम करो, मिशन के लिए काम करो। पाइली के 50 संगठन बना लोगे, उससे कुछ होने वाला नहीं है। संगठन विचारों पे चलना चाहिए, विचारों को तैयार करो, दिमाग का कारखाना खोलो, ताकि अपने बच्चे तैयार हो, लड़कियां तैयार हो, लड़के तैयार हो। एक नेता बनाओगे तो 5 साल काम देगा, लेकिन एक सामाजिक कार्यकर्ता बनाओगे तो जिंदगी भर के लिए काम करेगा। ये परमानेंट काम है। ये जो जनरेशन है इसको बचाना है। अगर आप सही में समाज को बचाना चाहते हो तो सामाजिक मिशन चलाना पड़ेगा। सामाजिक मिशन का मतलब होता है, जैसे ये पंखा है, एक निर्जीव वस्तु है, इसमें मशीन लगा दी है तो इसको जान आ जाती है, ऑक्सीजन देने लग जाता है। वैसे समाज होता है, समाज को मिशन लगा दिए तो समाज जिंदा हो जाता है। आज के दिन मैं आप लोगों का धन्यवाद देना चाहता हूं। इस युवा सम्मेलन में मैं आया, आप लोगों का डांस का, संस्कृति का समय है, आप लोग मनोरंजन के मूड में है। मैंने शादी के माहौल में मैयत का गाना सुना दिया ऐसा लग रहा है मैं, लेकिन साथियों जो सच है मैं आपके बीच में बोल के जा रहा हूं। जो लड़कियां पढ़ाई छोड़ दी है, कोई तो भी हुनर सीखो, अपने आप को इस काबिल बनाओ कि लड़के के टुकड़ों के भरोसे नहीं, खुद पाल सको लड़कों को। ये तैयारी आप लोग करो। शादियों की घाई मत करो बच्चों की, उनको पढ़ने दो। लड़कों से मेरी विनती है, कैसे दिखते हो, मैं शाहरुख खान दिखता हूं, मैं आमिर खान दिखता हूं, ये सब नहीं है। तुम कैसे दिखना चाहिए ये तुम्हारे हाथ में नहीं है, लेकिन तुम कैसे सोच सकते हो ये तुम्हारे हाथ में है। बिरसा मुंडा ने बोला था, इनर ब्यूटी इज मोर इंपॉर्टेंट देन आउटर ब्यूटी। आपकी बाहरी सुंदरता से आपकी आंतरिक सुंदरता जरूरी है। तो लड़कियों ने, लड़कों ने अपने दिमाग को तैयार करो। लगना चाहिए कि आप मिशनरी हो, किसी से भी डिस्कस करना चाहिए। घर से निकल के देखो, धंधे पानी, अपने बिजनेस में अपने आप को खड़े करो, स्वाभिमानी बनो, अपने लोगों में स्वयं रोजगार की भावना पैदा करो। साथियों, आज के दिन मेरे को आमसा दादा ने बुलाया, आप लोगों ने इतना समय दिया। मैं वडवी सर पूरी टीम में आज यहां पर कुछ कर्मचारियों से मिला, कुछ विद्यार्थियों से मिला। मेरे को ऐसा लगा कि मैं ऐसे क्षेत्र में आया हूं जहां सही में बहुसंख्या में समाज रहता है। आप लोगों से मिलकर, आप लोगों को देखकर ऐसी उम्मीद लगी है कि पूरे देश के आदिवासी तय कर रहे होंगे, सोचते हैं कि नंदुरबार का आदिवासी क्या कदम उठाता है। ऐसी विपरीत परिस्थिति में नंदुरबार का आदिवासी जो कदम उठाएगा वो मध्य प्रदेश का आदिवासी उठाएगा, महाराष्ट्र का आदिवासी उठाएगा, गुजरात का आदिवासी उठाएगा। आपकी तरफ सब लोग बड़ी आशा भरी नजर से देख रहे हैं। मैं एक बार फिर आप आयोजक लोगों का, खास करके मैं आमसा दादा के जो सुपुत्र है, मैं उनसे जब भी मिला, एक अलग उसमें मैं लिखा हूं, ऐसे लड़कों के हाथ में कमान जानी चाहिए, ऐसे नए नए लड़के तैयार होना चाहिए, लड़कियां तैयार होना चाहिए। शर्म मरम कुछ नहीं। लड़ाई के मैदान में कोई लड़का कोई लड़की नहीं रहती। जब बंदूक की गोली लगती है तो लड़का और लड़की नहीं देखती, याद रखो। और याद रखना, लड़ाई के मैदान में अगरबत्ती लगाओगे तो बचने वाले नहीं हो। लड़ाई के मैदान में लड़ने की सोचो, सीखो। तुमको कोई बचाने वाला आने वाला नहीं है, खुद की लड़ाई खुद लड़ना है। आखिरी बात दिमाग में डाल के जा रहा हूं, हमारा डीएनए एक, हमारी संस्कृति एक, हमारे अधिकार एक, तो समाज भी जम के बोलो, समाज भी, संगठन भी, विचारधारा भी, संघर्ष भी, मिशन भी और जीवन भी बार बार नहीं आता है कोई। ये जितना मिला है सब एक ही बार मिला है। मैं भी इंजीनियर था, मैं महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में एग्जीक्यूटिव इंजीनियर रहा हूं। मैं कॉलेज लाइफ से ही इस फील्ड में रहा। आज मेरे को 27 साल हो गए।
पहले लोग हंसते थे, मेरे को बिरसा मुंडा का नाम लेता था तो लोग हंसते थे, ये सतीश पेन्नाम का रिश्तेदार होगा। साथियों, मैंने नौकरी छोड़ दिया था, मैंने तय कर लिया था कि पूरे देश में मैं जाऊंगा। मेरे साथ कई साथी लोग हैं, हमने शादी भी नहीं की। देश का ऐसा कोई कोना नहीं है जहां पर बिरसा मुंडा, टंटा भील और हमारे शहीदों के विचारों को हमने नहीं लेके गए। आज 20 साल की 22 साल की मेहनत है कि देश के प्रधानमंत्री को भी बिरसा मुंडा का नाम लेना पड़ रहा है। हमारा बाप कौन है ये पहचानने लग गए हैं हमारे लोग। एक झंडे के नीचे आज पूरा समाज आना चाहता है। केवल 2 जाति 5 जाति भील ये नहीं, पूरे देश के 250 जातियों को जोड़ने का काम मिशन द्वारा किया जा रहा है। एक ही तैयारी है हमारी, बच्चे बच्चे को सिखाना है, आदिवासी को बचाना है, उसको ब्रेन से तैयार करना है, उसको प्रशिक्षित करना है। महिला अनपढ़ होगी तो चलेगा, वो भी 500 रुपए रोज कमाना चाहिए, ऐसे हुनर में उसको जोड़ो। आज के दिन आप लोग इतना समय दिया, एक युवा सम्मेलन में मैं आया हूं, मेरे को लग रहा है जितने युवा साथी मेरे दिख रहे हैं, अपने आप को गंभीर कर लो, क्योंकि इस देश में आदिवासियों के साथ लड़ाई चल रही है, मारा जा रहा है हमको। आने वाला समय बहुत खतरनाक है। जो मणिपुर में हुआ यहां हो सकता है, जो गढ़चिरौली में हुआ यहां हो सकता है, जो बस्तर में हुआ वो यहां हो सकता है। आप लोग सतर्क हो जाओ, अपनी ताकत को बढ़ाओ, लड़की लड़के सब मिलके काम करो, क्योंकि सैनिक लड़की भी हो सकती है, लड़का भी हो सकता है। एक बात आदिवासियों के बारे में बताना चाहता हूं। कल मैं बॉम्बे में था, वहां मीटिंग चल रही थी, लोग सुना रहे थे, शिवाजी महाराज के बारे में लोग बोल रहे थे। दादा लोग बोल रहे थे कि नहीं नहीं, हिंदवी सम्राटचा छत्रपति शिवाजी महाराज, संभाजी महाराज को धर्मवीर बोल रहे थे। मैंने बोला ऐसा कुछ नहीं है, जो रियल बात है वो बताना चाहता हूं। पहले किसी महिला का पुरुष मर गया तो वो उस महिला को सती कर देते थे। ये हिंदू संस्कृति में था, ब्राह्मणवादी संस्कृति में था कि महिला को सती कर दिया जाता था अगर उसका पति मर गया तो। शिवाजी महाराज की मां, पिताजी गुजर गए, तब शिवाजी महाराज की मां जिजाऊ को ये लोग सती करने का षड्यंत्र रच रहे थे, यहां के मुनिवादी लोग। तब शिवाजी महाराज को किसी ने मदद किया तो वो आदिवासी थे, और आदिवासियों ने उनकी मां को सती नहीं होने दिया, और आदिवासियों ने पहली बार जिजाऊ को यहां की सत्ता सौंपी। शिवाजी महाराज की मां के हाथ में सत्ता देने वाले लोग हैं। अगर जिजाऊ मनुवादी हिंदू संस्कृति में, ब्राह्मणवादी संस्कृति में होती तो सती हो जाती, क्योंकि उसने आदिवासी संस्कृति में विश्वास करी करके महारानी कहलाई। ये आदिवासी संस्कृति की खासियत है। आदिवासी संस्कृति में महिलाओं का बहुत बड़ा स्थान है। तुम्हारा जुन्नर का किला, क्या बोलते हैं उसको, सिन्नरी के किला, जमीन आदिवासियों, लोग आदिवासी, सेना आदिवासियों की, राजा शिवाजी। ये केवल आदिवासी ही कर सकते हैं, बाकी लोगों के दिमाग में इतना कलेजा नहीं है। संभाजी महाराज को सबसे ज्यादा साथ आदिवासियों ने दिया, शिवाजी महाराज को सबसे ज्यादा साथ आदिवासियों ने दिया, और आदिवासियों की संस्कृति से शिवाजी महाराज का पहला राज्याभिषेक आदिवासियों ने किए। उससे चिढ़कर उसको खत्म करने के लिए, आदिवासी संस्कृति को खत्म करने के लिए शिवाजी महाराज का बाद में राज्याभिषेक करने की बात आई, और वो ब्राह्मण भट्टों ने उनका राज्याभिषेक किया। पहला राज्याभिषेक शिवाजी महाराज का आदिवासियों ने किए। आदिवासी कौम राजा बनाने वाली कौम है। आदिवासी संस्कृति महिला को रानी बनाने वाली संस्कृति है। आदिवासी संस्कृति में महिला सती नहीं महारानी बनती है। आदिवासी संस्कृति में महिला के हाथ में घर की सत्ता रहती है। ये आप लोग याद रखो, आप उस संस्कृति के वारिस हो। वो आदिवासी महिला और ये आदिवासी महिला जिसको हम अपना पूर्वज मानते हैं।
मैंने भाषण की शुरुआत ही ऐसी किया था कि दुनिया के सभी लोग बोलते हैं ऊपर वाला है, लेकिन आदिवासी सवाल पूछता है ऊपर वाली नहीं हो सकती क्या? वो ऊपर वाली भी तो हो सकती है। तो जो धर्म को मानते हैं वो ऊपर वाले को ढूंढते हैं, जो संस्कृति को मानते हैं वो ऊपर वाली को ढूंढते हैं, जहां पे तुम सही डायरेक्शन में पहुंच गए। मेरे को बहुत अच्छा लगा कि वो बच्चों ने गाए, बिरसा मुंडा का गाना गाए, हमारी मोगी माता का उन्होंने वो किया, अच्छा लगता है। लेकिन सम्मान के साथ होना चाहिए। अपनी संस्कृति का अपमान मत करो, अपने महापुरुषों का अपमान मत करो, अपने बुजुर्गों का अपमान मत करो, अपने माँ बाप का अपमान मत करो, क्योंकि आपके पहले भगवान ही आपके माँ बाप है। साथियों, सामाजिक माहौल में जियो। इस जो कार्यक्रम को आपने आयोजित किया है, इतना सुंदर कार्यक्रम, कल दिन में भी इतनी ही उपस्थिति होनी चाहिए ताकि सामने वाले को लगे कि यहां पर जिंदा है समाज, मरा हुआ समाज नहीं है, ये जिंदे लोगों का समाज है। आप लोग समझदारी से, सामाजिक समझदारी से और सामाजिक ईमानदारी से काम करोगे, ऐसी मैं अपेक्षा करता हूं। और आप लोग सही में मिशन चलाएंगे, दादा का साथ देंगे। हम लोग आपके साथ में हैं और रहेंगे। जहां जहां जरूरत पड़ेगी प्रशिक्षण शिविरों की, आपके प्रशिक्षण शिविर होंगे, लेकिन बात समाज की होनी चाहिए। समाज सबसे बड़ी चीज है, ये हमारे शहीदों के जीवन ने हमको सिखाया है। दूसरे लोगों के लिए भगवान बड़ी चीज है, लेकिन आदिवासियों के लिए समाज बड़ी चीज है। आप लोग जमीन पर भगवान से पहले आए हुए लोग हो, आपका सम्मान भगवान से बड़ा है। आपने कैसे रहना चाहिए, कैसे जीना चाहिए, कैसे समाज को लेके चलना चाहिए, कैसे लोगों को लगना चाहिए कि नहीं यार, ये बिरसा मुंडा टंटा भील को मानने वाली कौम है, इनसे प्रेरणा लेना चाहिए। मेरे साथियों, आज के दिन मैं यहां रुकता हूं। कोई बात गलती से गलत बोल दिया होगा, किसी को दुख हुआ होगा, तो मैं अपना समझ के माफी मांगता हूं आपसे। मेरा इरादा किसी का दिल दुखाना नहीं है, मेरा इरादा है सच्चाई को सामने रखना। अच्छी बात नहीं करना है, मन की बात नहीं करना है, अच्छी बात नहीं करना है, सच्ची बात करना है। और वो सच्ची बात कैसी भी रहे, समाज के सामने, आने वाली पीढ़ी के सामने सच्चा इतिहास रहना चाहिए। ये नंदुरबार आज से नहीं है। यहां पे जो इतिहास के शोध करता है, उनके लिए मैं होमवर्क देके जा रहा हूं। नंदुरबार का जिक्र 7000 साल पहले भी हुआ है, क्योंकि यहीं से मोहनजोदड़ो हड़प्पा की संस्कृति का आवान जावान चलता था, यहां से व्यापार चलता था। और जो कृषि थी, कृषि संस्कृति थी, वो विकसित हो गई थी। इसलिए महामाया माता का जो आप लोग ये करते हैं, इनके नीचे आप लोग देखो धान रखते हैं। आदिवासी उस धान की पूजा करते थे। ये हमारी संस्कृति है। और मैं बाकी कुछ बोलना नहीं चाहता हूं, आप खुद समझदार है आपको क्या करना है। किसी दिन और मुलाकात होगी, मेरे साथ 3 नारे लगाना है आपको। मैं बोलूंगा सरकार देश की चालक है, आपको बोलना है आदिवासी देश का मालक है। सरकार देश की चालक है, आदिवासी देश का मालक है। सरकार देश की चालक है, आदिवासी देश का मालक है। थोड़ा जम के आवाज होना चाहिए। मैं बोलूंगा बच्चे बच्चे को सिखाना है, आपको बोलना है आदिवासी को बचाना है। बच्चे बच्चे को सिखाना है, आदिवासी को बचाना है। बच्चे बच्चे को सिखाना है, आदिवासी को बचाना है। मैं बोलूंगा जो जमीन सरकारी है, आपको बोलना है वो जमीन हमारी है। जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है। जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है। मैं बोलूंगा वनवासी नहीं आदिवासी है, आपको बोलना इस देश के मूल निवासी। वनवासी नहीं आदिवासी है, इस देश के मूल निवासी है। वनवासी नहीं आदिवासी है, इस देश के मूल निवासी है। जय आदिवासी, जय बिरसा, जय टंटा मामा। धन्यवाद। बिरसा मुंडा जय असो। बिरसा मुंडा जय असो।